and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 23rd May 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of April 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is regarding virtual currency of China. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, and it is also important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So before we understand this topic, we need to understand about the concept of virtual currency. So let us see what is virtual currency. देखो, virtual currency is a type of unregulated digital currency that is only available in electronic form. सरल शब्दों में ये फिजिकल फॉर्म में, जैसे हमारे हाथों में करेंसी होती है, जो हमारे नोट होते हैं उनको फिएट करेंसी कहते हैं, वैल्यू इनकी वैसी ही होगी. दे विल हैव सर्टेन वैल्यू बट दे वॉन्ट बी इन द फिजिकल फॉर्म, दे विल बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. हमारे सिस्टम के ऊपर, हमारे मोबाइल में किसी वॉलेट के अंदर या लैपटॉप में हमारे किसी वॉलेट के अंदर वो हमें दिखेगा दैट अमाउंट, बट दैट वॉन्ट बी प्रेजेंट इन फिजिकल फॉर्म. It is stored and transacted only through designated software, mobile and computer applications, and transactions occur through internet through secured and dedicated networks. तो ये है वर्चुअल करेंसी. अब आपको देख कर कैसा लगेगा कि जी ऐसे तो ये तो वैसा ही है जैसे हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, हमारा पेटीएम या फिर भीम ऐप के थ्रू हम डिजिटल पेमेंट जो करते हैं. वर्चुअल करेंसी माइट अपीयर लाइक दैट ओनली, बट जैसे जैसे हम और एनालिसिस करेंगे यू विल रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू. Virtual currency is a currency held within the blockchain network and it is not controlled by any centralized banking authority like RBI. तो ये blockchain network का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा. साथ ही साथ ये भी मैं बताऊंगा कि अभी तक जो भी वर्चुअल करेंसीज हैं वो किसी भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी द्वारा कंट्रोल्ड नहीं होती हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारा फिजिकल करेंसी है रुपया, उसको हमारी RBI रेगुलेट करती है. वैसे ही दुनिया की जो भी करेंसी है उसको उस देश की सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है. फॉर एग्जांपल यूरोस को यूरोपियन सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, डॉलर्स को फेडरल रिजर्व ऑफ USA रेगुलेट करता है. लेकिन ये जो वर्चुअल करेंसीज हैं, जिसका एक एग्जांपल हो सकता है बिटकॉइन, लाइटकॉइन, आपने नाम सुन रखा होगा, इनको कोई भी एक इस तरह की सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी रेगुलेट नहीं करती है. तो आपके मन में बेसिक सवाल उठने चाहिए कि आखिर इन वर्चुअल करेंसी की फिर वैल्यू क्या होगी, कैसे होगी. जब कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इसको बैकिंग नहीं दे रहा है, देन हाउ विल इट एक्वायर वैल्यू. फॉर एग्जांपल आप अपने रुपए पे अगर देखें, अपने नोट पे अगर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ दिखेगा, मैं धारक को, मान लो आपने 500 रुपये का नोट होल्ड किया तो उस पर लिखा हुआ होगा 500 अदा करने का वचन देता हूँ. मतलब सरल शब्दों में RBI गवर्नर आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो इस नोट के पीछे एक वैल्यू दे रहे हैं. तो ये वैल्यू RBI गवर्नर के प्रॉमिस के हेल्प से मिल रहा है उस नोट को. अदरवाइज दैट नोट इज़ नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर, जिसको आपको पता है 8 नवंबर 2016 को एक बार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीमोनेटाइज कर दिया था, यानी कि उनकी लेजिटिमेसी ख़त्म कर दी थी. और उसके बाद वो पेपर सिर्फ एक पेपर ही बच गए थे. दे वर नो लॉन्गर ए करेंसी. तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जो ये नोट हम होल्ड करते हैं उनकी वैल्यू तो RBI गवर्नर अपने प्रॉमिस के हेल्प से उसको देते हैं, उसको सप्लीमेंट करते हैं. यानी कि उसकी एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, उसके बाहर से उसके अंदर वैल्यू डाली गई है. इट इज़ नॉट हैविंग इंट्रिंसिक वैल्यू. जैसे गोल्ड की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी अपने आप में डिमांड है. तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन वगैरह हैं, इनकी वैल्यू कैसे डिसाइड होगी. उनको तो कोई वैल्यू दे नहीं रहा है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी तो है नहीं जो उसको वैल्यू ग्रांट करे. सो आपको भी इस बात को समझना है दैट देयर इज़ नो अथॉरिटी टू प्रोवाइड अ वैल्यू to these virtual currencies, but they still have certain values on the basis of demand and supply. Market mechanism in virtual currencies की values को determine करता है. For example, आलू आप मार्केट में ख़रीदने जाते हैं, पोटैटो, वो आपको 30 रुपये पर केजी अगर मिल रहा है, सो 1 केजी आलू की वैल्यू है 30 रुपीज़. वो उसकी वैल्यू किसी ने उसको दी नहीं है,
कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी उसको वैल्यू बाहर से उसके ऊपर इम्पोज नहीं कर रहा जैसे रुपए को दिया हुआ है, बट स्टिल इट इज़ हैविंग अ वैल्यू बिकॉज ऑफ डिमांड इन द मार्केट। लोगों को चाहिए और इस कारण से लोग वो पोटैटो खरीद रहे हैं और उसकी वैल्यू वो दे रहे हैं ₹30 पर केजी। सो इस तरीके से जो भी फिजिकल कमोडिटीज़ हम खरीदते हैं उनकी एक वैल्यू एक्सटर्नली मार्केट के हेल्प से उनको मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ दोज कमोडिटी। एंड द सेम कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ऑन दीज वर्चुअल करेंसीज। ये भी अपने डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे इनकी एक वैल्यू डिटरमाइन होती है। देयर इज़ अ प्रॉपर ऑनलाइन मार्केट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे प्रॉपर इनकी डिमांड होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, जिसके बेसिस पे इनकी प्राइस डिटरमाइन होती है। आप अगर मान लो बिटकॉइन का इस तरह का आप उसको ओपन करेंगे तो एक इस तरह का पेज ओपन होगा। आप वहाँ पे आप अपना एक बना सकते हैं आईडी और उस आईडी की मदद से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं और आगे आप फ्यूचर में ट्रांजैक्शन के लिए आप बिटकॉइन में ही पेमेंट कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि इंडिया के अंदर अभी भी बिटकॉइन खरीदना और बेचना रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन इन जनरल दुनिया के कई सारे देशों में बिटकॉइन को आइडेंटिफाई किया गया है। तो आप बिटकॉइन पे जा करके उसके अपने होम पेज पे अपना एक प्रोफाइल बना करके और रुपए या डॉलर दे करके बिटकॉइन खरीद सकते हैं और उसके बाद कई सारे अपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में बिटकॉइन की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बिटकॉइन की अपने आप में एक डिमांड जनरेट हो रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कई सारे लोग आजकल बिटकॉइन में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ बिटकॉइन इट हैज़ अक्वायर्ड सर्टेन वैल्यू। सो आपके मन में जैसा कि मैंने अभी बताया कि हु वैलिडेट्स ऑल द ट्रांजैक्शन, ये भी सवाल उठना चाहिए कि आखिर जब कोई भी रेगुलर एजेंसी नहीं है, कोई भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसी नहीं है, तो इस बिटकॉइन की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी और जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उनको कौन वैलिडेट करेगा। वैल्यू तो मैंने आपको बताया मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे डिटरमाइन होगा, लेकिन ट्रांजैक्शंस, एक ने दूसरे के अकाउंट में पैसा डाला तो वो ट्रांजैक्शन को कौन वैलिडेट करेगा। फॉर एग्जांपल जब हम नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन तो हमारा बैंक वैलिडेट करता है और बैंक के उस ट्रांजैक्शन को फिर आरबीआई वैलिडेट करता है। फॉर एग्जांपल ए ने बी के अकाउंट में पैसा डाला तो वो डायरेक्ट बी के अकाउंट में पैसा नहीं डालता है, दैट ट्रांजैक्शन इज डन थ्रू अ बैंक और वो बैंक इस ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करता है कि हाँ ए ने बी के अकाउंट में मान लो 1000 रुपये डाले हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर लेजर मेंटेन होता है कि ए के अकाउंट से 1000 रुपये गए हैं, क्रेडिट हुए हैं, ए के अकाउंट से डेबिट हुए और बी के अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। तो इस तरीके से एक ट्रांजैक्शन का लेजर मेंटेन करता है बैंक। लेकिन बिटकॉइन के केस में जब कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, कोई भी वर्चुअल करेंसी के केस में, तो आखिर कैसे ये सारी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट होंगी, कैसे उनका एक लेजर बनेगा, ये सब चीज़ें हमें समझनी होगी। आखिर क्या गारंटी है कि देयर विल बी नो फ्रॉड इन सच ट्रांजैक्शंस। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस उठते हैं और इन सब का जवाब है इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। दीज वर्चुअल करेंसीज यूटिलाइजेस अ टेक्नोलॉजी नोन एज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसकी मदद से वो सारे ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं और साथ ही साथ दे गारंटी दैट देयर इज़ नो फ्रॉड इन सच ट्रांजैक्शंस। तो जरा समझते हैं कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। इट इज़ अ काइंड ऑफ पीयर टू पीयर रिव्यू। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बिटकॉइन यूज़ कर रहे हैं। बिटकॉइन में एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ वर्चुअल करेंसी की, क्योंकि ये सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, बट देयर आर मोर एग्जांपल्स ऑफ वर्चुअल करेंसीज एज वेल अपार्ट फ्रॉम बिटकॉइन। तो हम बिटकॉइन को लेकर के चल रहे हैं। तो उसका कोई भी ट्रांजेक्शन कैसे वैलिडेट होगा, दैट इज़ डन थ्रू पीयर टू पीयर रिव्यू। एनी ट्रांजेक्शन कंडक्टेड बिटवीन टू पीपल विल रेज अ लेजर एंड द लेजर विल गो टू 3 others who are having account on the same virtual currency platform, and until and unless all the 3 user on the platform verifies the transaction won't be completed, and once they verify the transaction it will be completed. And like this, all such transactions are verified and the details of such transactions are stored in the cloud system. And in this way the virtual currencies maintain a proper record of every transactions even without a centralized authority. इस बात को मैं यहाँ पे फिर से फिगर की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एकदम लेमैन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डोंट गो इनटू टेक्निकलिटीज़ ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। लेकिन हाँ, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि सिविल सर्विसेज के लिए जितनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है वो
आपको जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उससे फुलफ़िल हो जाएगा, बट यू नीड नॉट टू गो इनटू टेक्निकलिटीज़, क्योंकि उतना हमें हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत है नहीं। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सरल शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो मैंने यहाँ पे बताया उसको फिगर की मदद से मैं बता रहा हूँ। देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करना है ए से बी के बीच में, जैसा कि पिछले केस में मैंने आपको बताया था कि ए से बी के बीच में ट्रांजैक्शन होता है जब नॉर्मल ट्रांजैक्शन, तो वो बैंक वैलिडेट करता है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के केस में, वर्चुअल करेंसीज़ के केस में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है फॉर सच वैलिडेशन। देखते हैं कैसे। ए ने पैसा दिया बी को, तो इस ट्रांजैक्शन के लिए मान लो ए ने बी को 1000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए देयर इज़ अ प्रोसेस। ये ए ने बी को 1000 बिटकॉइन दिए, तो ये लेजर, वो समझो कि एक बिल, वो लेजर जनरेट होगा 3 अलग अलग लोगों को, 3 अलग अलग रैंडम लोगों को, और वो 3 अलग अलग रैंडम लोग कंफर्म करेंगे कि यस ए हैज़ ट्रांसफर्ड 1000 बिटकॉइन टू बी। जब तीनों इस लेजर को कंफर्म कर देंगे कि यस ए हैज़ ट्रांसफर्ड 1000 बिटकॉइन टू बी, तभी जाकर कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, ए के अकाउंट से 1000 बिटकॉइन बी के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। आपके मन में ये भी सवाल उठेगा कि सर इसमें तो सब लोगों को पता चल जाएगा कि ए ने बी को 1000 रुपये दिए हैं। तो पहली बात कि ये जो लेजर है ये सबके लिए जनरेट नहीं हो रहा है, 3 रैंडम यूजर्स के लिए जनरेट हो रहा है, सो सबको नहीं पता लगेगा। प्लस इसमें ये आपको कोई भी वर्चुअल करेंसी में अगर ट्रेड करना है तो आप किसी एनोनिमस नेम से भी ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो भी रियल नेम है उससे कोई मतलब नहीं है, आप बिटकॉइन के प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना एक एनोनिमस नेम और रजिस्टर करें और उस नाम से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम में आप कोई भी एनोनिमस नेम लेकर के खेलते हैं, वैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पर भी एनोनिमस नेम के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। और ये 3 लोग जब वैलिडेट कर देंगे कि हाँ ए ने बी के अकाउंट में 1000 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किए हैं, then this transaction will be completed. So once verified by all these 3, then this transaction will be completed and a proper record will be maintained. तो इस तरीके से ना किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ी, ना किसी बैंक की ज़रूरत पड़ी, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी मेंटेन हो गया कि किसके अकाउंट से कितने बिटकॉइन ट्रांसफ़र हुए दूसरे के अकाउंट में। और इस तरीके से प्रॉपर एक लेजर मेंटेन होता रहता है इन ए क्लाउड सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक ट्रांजैक्शन के लिए 3 अलग अलग रैंडम अकाउंट्स में ये लेजर जनरेट होगा, वो वैलिडेट करेंगे तो फिर वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से एक प्रॉपर ब्लॉकचेन बनता जा रहा है, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन का। और ये इसको इस कारण से उसको हम कहते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एक प्रॉपर चेन बन रही है और ट्रांजैक्शन। इसने रिक्वेस्ट किया दूसरे को कि आप मुझे इतना पेमेंट करो, उसके लेजर 3 अलग अलग लोगों को गई और इस तरीके से प्रॉपर एक चेन डेवलप हो रही है। एंड दैट वे देयर विल बी मल्टीपल ब्लॉकचेन डेवलप्ड फॉर सच ट्रांजैक्शंस एंड thus a ledger and validation of the transaction shall be maintained, but that will be maintained in a localized manner. There is no need of a centralized authority for transactions and maintaining their records. अब देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। अब चाइना ने फैसला लिया है दैट इट विल लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी, जिसका नाम ऑफिशियली कहा जा रहा है डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, DCEP। अभी तक फॉर्मली चाइना ने ये नाम अडॉप्ट नहीं किया है, बट इनफॉर्मल तरीके से लोग इस टर्म को यूज कर रहे हैं, तो आगे हम इसी टर्म को यूज करेंगे, DCEP। दैट इज़ अ डिजिटल करेंसी दैट चाइना इज़ लॉन्चिंग। और ये जो प्रोजेक्ट है चाइना का ऑफ लॉन्चिंग अ डिजिटल करेंसी, दैट इज़ एट पायलट प्रोजेक्ट स्टेज, मतलब टेस्टिंग स्टेज पे है और अभी भी ये फुल फ्लेजेड मैनर में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट हाल फिलहाल में ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि चाइना इसको अब अपने बड़े बड़े शहरों में जैसे शंघाई, चोंगकिंग, शेंजन, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो डिजिटल करेंसी होगा चाइना का, that will be pegged at 1:1 with respect to China's fiat currency, that is yuan। मतलब 1 DCEP of China will have value equal to 1 yuan। तो दोनों का वैल्यू एक बराबर होगा। इस तरीके से उन्होंने अपने डिजिटल करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर दी है। एक आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन जो अभी तक चल रहा है एंड चाइनाज डिजिटल करेंसी, उसमें एक मेजर डिफरेंस ये है कि ये जो चाइना की डिजिटल करेंसी है दैट विल बी रेगुलेटेड बाय अ सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना दैट इज़ नेम्ड पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। तो ये एक मेजर अंतर है। अभी तक जो भी डिजिटल करेंसीज थे उनको
कोई भी एक सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पहली बार एक डिजिटल करेंसी को एक सेंट्रल एजेंसी रेगुलेट करेगी, वो है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना। और इसके साथ ही साथ चाइना दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो खुद की अपनी डिजिटल करेंसी प्रमोट कर रहा है। जरा देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं बाय प्रमोटिंग सच डिजिटल करेंसी। हम लोग बेनिफिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला होगा डोमेस्टिक बेनिफिट, यानी कि चाइना को क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इनसाइड इट्स ओन कंट्री बाय लॉन्चिंग सच डिजिटल करेंसी। पहला बेनिफिट होगा पेपर मनी कम्स विथ हाई हैंडलिंग चार्जेज एंड ईट्स अप अबाउट 1 to 2% ऑफ जीडीपी। पेपर मनी को प्रिंट करना, उसके लिए इतने सारे स्टाफ रखना, इतने सारे एजेंसीज बनाना, उसमें काफ़ी खर्चा लगता है। आपने मनी हाइस्ट देख रखा होगा, कितना कम्बरसम प्रोसेस है पैसा प्रिंट करना, उसको फिर सर्कुलेट करना, तो उसमें खर्च होता है। एंड अकॉर्डिंग टू डेटाज अबाउट 1 to 2% ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर गोज इन प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ द करेंसी इटसेल्फ। तो वो बचाया जा सकता है काफ़ी हद तक अगर डिजिटल करेंसी रिप्लेस कर दे फिजिकल करेंसी को। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आज की आज ही चाइना पूरी की पूरी अपनी फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी से रिप्लेस कर देगी, लेकिन इन फ्यूचर इट माइट डू सो। अभी तक उसने उसको पायलट बेसिस पे लाया है, लेकिन फ्यूचर में इसको किया जा सकता है और उसकी मदद से ये खर्च 1 to 2% ऑफ जीडीपी बचाया जा सकता है। डिजिटल करेंसी कैन हेल्प इन अवॉइडिंग टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। आप सबको एक बात तो पता ही है कि अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन किया जाए तो आप टैक्स इवेजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर लेजर मेंटेन हो जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन तो खुद चाइना की जो सेंट्रल बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना वो रेगुलेट कर रही है। तो फिर इस केस में टैक्स बचाना या मनी लॉन्ड्रिंग करना या टेरर फाइनेंसिंग करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपको खुद भी पता है कि कई सारे लोग टैक्स बचाने के लिए डिजिटल पेमेंट नहीं करते हैं, वो अभी भी कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि जैसे आप डिजिटल पेमेंट करोगे उसका जो नोटिफिकेशन है, वो जो लेजर है उस बैंक को मिल जाएगा जिसके हेल्प से आप वो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, और बैंक के हेल्प से आरबीआई को पता चल जाएगा, और इसके बाद आपको टैक्स बचा पाना उस पर पॉसिबल नहीं होगा। ये फ़ायदा होगा डिजिटल करेंसी लाने का कि आप डिजिटल करेंसी में जब ट्रांजैक्शन करोगे, फिजिकल करेंसी हटा दोगे, तो टैक्स इवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग ये सब रोक दिया जा सकता है। बूस्ट टैक्स रेवेन्यूज, ये तीसरा फ़ायदा होगा। जब कोई टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा तो नेचुरली टैक्स रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। फोर्थ, फाइनेंशियल इंक्लूजन विल बी देयर पर्टिकुलरली इन द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। इट विल हेल्प इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड कैन बी इंस्टेंटली डिलीवर्ड बाय स्टेट अथॉरिटीज डीप इनटू रूरल एरियाज डायरेक्टली इनटू मोबाइल वॉलेट्स ऑफ सिटीजन्स हु नीड देम। तो जैसा अभी का टाइम है जब लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो वैसे हालात में जब फिजिकल करेंसी की जगह पे हमारे पास डिजिटल करेंसी होगी तो सीधा सीधा डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में वो फिजिकल करेंसी जमा कराया जा सकता है। पांचवा बेनिफिट होगा प्रोवाइड सेंट्रल बैंक एंड इनसाइट इनटू परचेजिंग पावर एट द सिटीजन एट लार्ज स्केल। तो लोग क्या खरीद रहे हैं, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, किस तरह का उनका परचेजिंग पैटर्न है, वो सब कुछ सरकार को पता लगता रहेगा। देखो, अगर सारी की सारी ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड में होते रहे तो आपको इससे ये सरकार को सारे के सारे लेजर्स मिलते रहेंगे और सरकार को पता लगता रहेगा कि लोग किस तरह की चीज़ों को प्रेफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लैपटॉप्स ही खरीद रहे हैं तो अगर सारे लोग मान लो एप्पल का लैपटॉप खरीद रहे हैं और सारा का सारा पेमेंट हो रहा है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, तो सरकार के पास एक तरह का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाए कि इतने सारे लोगों ने एप्पल का लैपटॉप खरीदा जबकि हुआई का लैपटॉप इतने कम लोगों ने खरीदा। तो इस तरीके से द गवर्नमेंट विल कम टू नो कि लोगों के क्या प्रेफरेंसेस हैं। तो नेचुरली इसका थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है, लोगों की जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी थोड़ी हैम्पर होगी, लेकिन सरकार को पॉलिसी मेकिंग में फ़ायदा होगा कि लोग इस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं, तो क्यों ना ये प्रोडक्ट हम अपने देश में बनाना शुरू कर दें और जिससे हम इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर पाएँ। तो ये सब फ़ायदे हो सकते हैं विथ हेल्प ऑफ प्रमोशन ऑफ डिजिटल करेंसी। अब आपके मन में ये सारे फ़ायदे देख करके एक नेचुरल सवाल ज़रूर उठना चाहिए कि सर इसके लिए अलग से डिजिटल करेंसी बनाने की क्या ज़रूरत है। लेट अस प्रमोट डिजिटल पेमेंट ओनली। डिजिटल पेमेंट के कई सारे मोड हैं, पेटीएम है, भीम है, तो ये सब मोड आप प्रमोट करें। वैसे भी डिजिटलाइजेशन तो बहुत हद तक हो ही चुका है। पहले लोगों की सैलरीज आती थी फिजिकल करेंसीज के फॉर्म में, लेकिन आजकल सारे लोगों की सैलरी आती है डिजिटल मोड में ही। आजकल कई सारे हम अपनी शॉपिंग करते हैं डिजिटल मोड में ही। तो डिजिटल मोड को प्रमोट करने से भी तो ये सारे फ़ायदे हो सकते हैं। वाई देयर इज़ नीड टू प्रमोट इंटायरली सेपरेट डिजिटल करेंसी, ये एक बेसिक सवाल उठना चाहिए।
तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा इफ़ यू सी बेनिफिट्स एट इंटरनेशनल लेवल। देखो डोमेस्टिक लेवल पे तो जो एक डिजिटल करेंसी कर सकता है वही डिजिटल पेमेंट भी कर सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो बेनिफिट्स हम देखेंगे वो सिर्फ तभी मिल सकता है इफ़ यू प्रमोट अ सेपरेट डिजिटल करेंसी। तो ज़रा देखते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम देयर फिजिकल करेंसी दैट इज़ युआन, अलग से एक वर्चुअल करेंसी या डिजिटल करेंसी प्रमोट कर रही है, DCEP, डिजिटल करेंसी फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और दोनों की वैल्यू अभी पेग कर रखी है 1:1। अब आपको एक बात समझनी है दैट डिजिटल करेंसी इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल पेमेंट। जो हम लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं भीम ऐप के थ्रू या पेटीएम के थ्रू, उससे ये अलग है, क्योंकि हम लोग जो डिजिटल पेमेंट करते हैं पेटीएम या भीम ऐप के थ्रू, उसमें जो हम करेंसी यूज़ करते हैं वो वही होता है रुपीज़, या तो उसको बस हम लोग फिजिकल मोड के बदले में डिजिटल मोड में इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटायरली डिफरेंट करेंसी दैट इज़ वर्चुअल करेंसी। तो दैट इज़ डिफरेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल और वर्चुअल करेंसी। और वर्चुअल करेंसी लॉन्च करने का अपने आप में फ़ायदा होगा चाइना को एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि चाइना इज़ एमिंग to promote this digital currency for electronic payment to challenge the hegemony of US dollar that has proved to be a default global reserve currency। अभी तक पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी का रोल प्ले करता है, दैट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्टेड एज मोड ऑफ पेमेंट। 1930 से पहले गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड ज़्यादातर। धीरे धीरे आज गोल्ड की जगह डॉलर ले चुका है, सो दैट हैज़ बिकम अ डिफ़ॉल्ट मोड फॉर इंटरनेशनल पेमेंट। और उसकी अगर हेजेमनी को तोड़ना है तो चाइना के पास अब बस यही एक ऑप्शन है। चाइना के पास अब युआन को प्रमोट करना उतना आसान नहीं है। अब देखो मैं एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कि 1930 से पहले गोल्ड में पेमेंट होता था फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अब गोल्ड में पेमेंट करना इतना सरल नहीं था, क्योंकि गोल्ड इजीली अवेलेबल नहीं था, उसका फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन भी डिफ़िकल्ट था। तो फिर धीरे धीरे उसके बदले में लोग एक दूसरी फिजिकल करेंसी पर शिफ्ट होने लगे दुनिया भर के कंट्रीज़, वो था डॉलर, क्योंकि डॉलर में पेमेंट करना आसान था। अब उससे भी ज़्यादा आसान है, डॉलर से भी पेमेंट करने से भी ज़्यादा आसान है डिजिटल करेंसी में पेमेंट करना। और इस कारण से अब चाइना जानता है कि डॉलर के बदले वो युआन को, जो उसकी अपनी फिजिकल करेंसी है, वो उसको प्रमोट नहीं कर सकता, दैट कुड चैलेंज डॉलर। लेकिन अगर चाइना ने एक नई वर्चुअल करेंसी लॉन्च कर दी और इंटरनेशनल ट्रेड में उसको प्रमोट कर दिया, तो जो डॉलर की हेजेमनी है इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसको ब्रेक किया जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल करेंसी ऑफ चाइना, जो चाइना चाहता है। So with help of this DCEP that is being promoted by China, China is willing and China is trying to break the hegemony of US dollar in international trade। तो ये एक बड़ा फ़ायदा हो सकता है to China if it launches and if it promotes its digital currency that is DCEP। उसके अलावा US ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। US की एक बड़ी टेक जाइंट कंपनी है फेसबुक, that is itself launching Libra, that is a kind of digital currency with support of US गवर्नमेंट। तो इसके पहले कि यूएस की अपनी एक फिजिकल करेंसी की तो पूरी दुनिया भर में डोमिनेंस है ही, वो है डॉलर। और अब यूएस की दूसरी डिजिटल करेंसी दैट इज़ लिब्रा, वो पूरी दुनिया भर में अगर कैप्चर कर लेगी इंटरनेशनल ट्रेड को, तो नेचुरली चाइना के हाथ से ये ऑप्शन भी चला जाएगा। तो इसके पहले कि लिब्रा प्रमोट हो और पूरे दुनिया भर के डिजिटल ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करे, चाइना चाहता कि अपनी DCEP को प्रमोट करे और डिजिटल करेंसीज के मार्केट में वो अपनी हेजेमनी क्रिएट कर ले। उसके अलावा इन चाइना द यूज ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज ऑलरेडी वेरी हाई फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, सो बाय प्रमोटिंग इट्स ओन DCEP चाइना में अर्न सम रेवेन्यू। वैसे ही चाइनीज़ लोग डिजिटल करेंसीज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आज के टाइम में, बिटकॉइन का, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। तो क्यों ना चाइनीज़ गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके बदले में वो अपनी करेंसी प्रमोट कर ले, डिजिटल करेंसी की, उसके ट्रांजेक्शन की मदद से थोड़ा बहुत टैक्स लगा करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। सो दीज आर सम बेनिफिट्स दैट चाइना इज आइंग विथ हेल्प ऑफ this DCEP that is a separately digital currency, it is not a digital payment। और जब इंटरनेशनल लेवल पे हम बेनिफिट्स देखेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि डिजिटल पेमेंट से हमें वो फ़ायदा नहीं हो सकता जो एक सेपरेट डिजिटल करेंसी लाने से हो सकता है।
अब देखते हैं द स्टेटस ऑफ डिजिटल करेंसी इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर डिजिटल करेंसी को बैन कर दिया गया था 2018 में बाय आरबीआई थ्रू अ सर्कुलर। आरबीआई ने डिजिटल करेंसी में किसी भी ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया था। आपको एक बात ध्यान होगी, आपने अगर खुद भी ट्रेड कर रखा होगा तो ये बिटकॉइन वगैरह बहुत पॉपुलर हो गए थे। दे वर पॉपुलर मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट वे बैक इन 2015-16। सब लोग इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे। और उस टाइम में चूँकि इंडिया के अंदर बिटकॉइन को लेकर के कोई भी लॉ ही नहीं था, कोई भी डायरेक्टिव ही नहीं था, कोई भी गाइडलाइन ही नहीं था, ना ही आरबीआई द्वारा ना ही गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन धीरे धीरे आरबीआई को ऐसा फील होना शुरू हुआ कि दिस ट्रांजेक्शन इन बिटकॉइन इज़ थ्रेट टू इंडियाज सिक्योरिटी, थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमी, क्योंकि इट हैज़ ह्यूज वॉलेटिलिटी इन प्राइस। बिटकॉइन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग इन्वेस्ट करेंगे और बिटकॉइन की प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर गई, मान लो बहुत ज़्यादा गिर गई, तो इंडियन लोग जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा। देयर इज़ लैक ऑफ एनी रेगुलेशन, कोई उसको सेंट्रलाइज अथॉरिटी उसको रेगुलेट नहीं कर रही। सो इट इज़ हैविंग रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट, क्योंकि इसको कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी रेगुलेट नहीं कर रही तो कोई भी कभी भी थ्रेट हो सकता है, कोई भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। साथ ही साथ इट कैन बी मिसयूज्ड फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ लाइक टेरर फाइनेंसिंग एंड ड्रग ट्रैफिकिंग। जस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, अगर आपने आजकल की एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ चल रही है मनी हाइस्ट, अगर वो देख रखा होगा आपने, तो उसमें आपने देख रखा होगा जो लोग जो हाइस्ट करने जा रहे हैं उन लोगों ने जो भी वेपन्स खरीदे हैं, काफ़ी मास लेवल पे वेपन्स खरीदे हैं, उस सीरीज़ में यही दिखा है कि उन्होंने ये सारे वेपन्स रशियन मार्केट से खरीदे हैं विथ हेल्प ऑफ बिटकॉइन। तो ये जो वर्चुअल करेंसी हैं, ये जो डिजिटल करेंसीज हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ पेमेंट मोड फॉर ऑल सच इलीगल ट्रांजैक्शंस फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इन सब कारणों से आरबीआई ने ये डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन हमारे देश के अंदर बैन कर दिया था इन 2018 इटसेल्फ। लेकिन हाल फिलहाल में अगर आपको मेरे 5 मार्च को मैंने ये एनालिसिस किया था अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन डिजिटल करेंसीज, तो 5 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ऑन डिजिटल करेंसी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को कहा था कि देयर इज़ नो नीड टू पुट अ कंप्लीट बैन ऑन डिजिटल करेंसीज, रादर यू पुट अ प्रोपोर्शनेट बैन एंड यू सी अ मेथड थ्रू विच यू कैन प्रमोट डिजिटल करेंसी इन योर ओन कंट्री दैट शुड बी बेनिफिशियल फॉर योर इकोनॉमी। तो पूरी तरह से आप बैन ना लगाओ, आप ऐसे मोड्स निकाल करके ले आओ जैसे अभी चाइना लेकर के आ रहा है, जिससे आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा हो, साथ ही साथ जो नुकसान है जैसे कि थ्रेट ऑन सिक्योरिटी उन सबको अवॉइड किया जाए। ऐसा डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने in its order that came on 4th March 2020, और मैंने अपने 5th March 2020 के एनालिसिस में उसको कवर भी किया, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। अब बिटकॉइन जो दुनिया की सबसे पॉपुलर और पहली डिजिटल करेंसी है, उसका यहाँ पे मैंने हिस्ट्री थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रखा है। सतोशी नाकामोटो नाम का एक इंसान है, ये उसका फिर से वर्चुअल नाम है और रियल नाम नहीं है। आज तक इसकी पूरी आइडेंटिटी पता नहीं है लोगों को। उसने बिटकॉइन को बिल्ड किया था, धीरे धीरे इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड ही यूज्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। The next article is taken from international segment. It is about US to pull out of Open Skies Treaty, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ ओपन स्काईज ट्रीटी। दिस ओपन स्काईज ट्रीटी और OST इज़ एन एग्रीमेंट दैट अलाउज कंट्रीज टू मॉनिटर सिग्नेटरी कंट्रीज अबाउट देयर आर्म डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग सर्विलेंस फ्लाइट ओवर ईच अदर्स टेरिटरी। सरल शब्दों में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 35 सिग्नेटरी कंट्रीज़ हैं। ये 35 कंट्रीज जो इन्होंने साथ मिलकर के ओपन स्काईज ट्रीटी साइन किया है, उन्होंने इस ओपन स्काई ट्रीटी के अंतर्गत ये अग्री किया है कि ये एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इस तरह का एक सर्विलेंस फ्लाइट भेज सकता है, जिसकी मदद से वो देख सकता है कि दूसरा कंट्री कोई आर्म्स तो डेवलप नहीं कर रहा है। मतलब यूएस अपना इस तरह का एक सर्विलेंस फ्लाइट भेजेगा रसिया के ऊपर, जो रसिया के ऊपर जाकर के पूरे रसियन टेरिटरी का इमेज निकालेगा, और उससे यूएस को ये बात पता चल जाएगी कि रसिया कोई भी नया तरह का आर्म्स बिल्डअप नहीं कर रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ ओपन स्काईज ट्रीटी। और ओपन स्काईज ट्रीटी में भी 35 सिग्नेटरीज हैं, यानी कि दुनिया के 35 कंट्रीज ने इसको साइन किया है। माइंड इट, दुनिया के बस 35 कंट्रीज ने इसको साइन किया है, लेकिन उसमें से भी बस 34 कंट्रीज हैव साइंड एंड रेटिफाइड इट। मतलब 34 कंट्रीज ने साइन करके माना भी और उसको एप्लीकेबल भी बनाया अपने देश में। कजाकिस्तान एक अकेला ऐसा कंट्री जिसने साइन तो कर दिया है लेकिन इट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट। मतलब कजाकिस्तान के ऊपर अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। इट हैज़ साइंड इट बट इट हैज़ नॉट रेटिफाइड इट, द ओपन स्काईज ट्रीटी।
एंड एज आई सेड, इस तरह का रिकनेंस सर्विलेंस फ्लाइट एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर भेज सकता है और उससे इमेजेस निकाल सकता है। विथ हेल्प ऑफ दिस रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट कंडक्ट एक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इमेजेस फ्रॉम ओपन स्काई। देखो, सैटेलाइट की मदद से भी इमेजेस निकाले जाते हैं। आपने परमाणु मूवी में देखा होगा, सैटेलाइट की मदद से भी पता चल जाता है कि कोई कंट्री आर्म्स डेवलपमेंट तो नहीं कर रहा, लेकिन सैटेलाइट की मदद से इमेजेस उतने क्लियर नहीं होते हैं। और इन एयरक्राफ्ट, इन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की मदद से जो इमेजेस आते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं और इससे साफ साफ पता चल जाता है कि कोई दूसरा कंट्री कोई नया तरह का आर्म्स स्टॉकपाइल नहीं कर रहा है। सो दैट वाज बीइंग डन थ्रू ओपन स्काईज ट्रीटी। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लो। इट वाज साइंड इन 1992 एंड केम इनटू फोर्स इन 2002। सो इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। जब दूसरे कंट्रीज़ को पता होगा कि बाकी सारे कंट्रीज़ आर्म्स बिल्डअप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड इट विल प्रमोट पीस। तो फॉर एग्जांपल आप सोचो, अगर इंडिया पाकिस्तान दोनों इस तरह की एक ट्रीटी साइन कर ले और दोनों को पता हो कि दोनों कंट्री कोई भी डेडली वेपन बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इट विल बिल्ड ए कॉन्फिडेंस एंड इट विल प्रमोट पीस। कोल्ड वॉर के टाइम में ज़्यादातर जो आर्म्स रेस हुए थे, यानी कि दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो आर्म्स बिल्डअप कर रही थी, यूएस और यूएसएसआर, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि दोनों को पता ही नहीं था कि आखिर दूसरे कंट्री में हो क्या रहा है। दोनों को ऐसा लगता था कि दूसरा कंट्री बहुत ज़्यादा आर्म्स बिल्ड कर रहा है और कहीं हम पीछे ना रह जाएं। इस चक्कर में दोनों ही बहुत ज़्यादा आर्म्स बिल्ड कर रहे थे और वैसे फेज को कहा जाता है आर्म्स रेस। तो आर्म्स रेस से बचा जा सकता है विथ हेल्प ऑफ सच अ ट्रीटी। तो इस ट्रीटी का काफ़ी सिग्निफिकेंस है इन प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस। जब दुनिया भर की सारी कंट्रीज़ को कॉन्फिडेंस होगा कि कोई भी इस तरह का डेडली वेपन बिल्ड नहीं कर रहा है। अब जरा देखते हैं करंट न्यूज़ क्या है। द करंट न्यूज़ इज दैट द यूएस हैज़ गिवन अ नोटिस दैट इट विल एग्जिट द ओपन स्काईज ट्रीटी। और जो कारण उन्होंने बताया है एग्जिट का, अकॉर्डिंग टू देम द कंट्री रसिया इज कॉन्टिन्यूसली वायलेटिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटी एंड दैट इज वाई यूएस हैज़ सर्व्ड अ नोटिस दैट इट विल पुल आउट ऑफ दिस ओपन स्काईज ट्रीटी। अब एक बात जो यहाँ ध्यान देने वाली है कि यूएस ने कोई भी स्पेसिफिक प्रूफ नहीं दिया है कि रसिया इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि हमारे हिसाब से रसिया इस ट्रीटी का वायलेशन कर रहा है एंड दैट इज़ वाई वी आर पुलिंग आउट ऑफ दिस ट्रीटी, बट बिना किसी सिग्निफिकेंट प्रूफ के। तो एक बार जरा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं और जरा ये भी देखते हैं कि इस पूरे एग्जाम्पल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर राइटिंग में। प्रीलिम्स में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है चूंकि ये करंट अफेयर्स के न्यूज़ में है। तो क्वेश्चंस कैन बी लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ओपन स्काईज ट्रीटी? फर्स्ट, इट अलाउज पैसेंजर फ्लाइट्स फ्रॉम वन कंट्री टू मूव इन द एयर स्पेस ऑफ अनदर कंट्री। ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, द यूएस रिसेंटली ज्वाइंड द ट्रीटी। ऑफ कोर्स द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो इस तरह का कुछ प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, लेकिन मेंस में आई डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जाएगा कि बता दो ओपन स्काईज ट्रीटी क्या है, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप्स टेकन बाय डोनाल्ड ट्रंप टू डीकंस्ट्रक्ट ग्लोबल ऑर्डर। देखो, डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री के प्रेसिडेंट हैं और यूएस आज भी ग्लोबल ऑर्डर को डिटरमाइन करता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स इस बात को बेहतर समझते होंगे कि यूएस स्टिल इज मेंटेनिंग हेजेमनी। चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज दैट, बट यूएस इज मेंटेनिंग हेजेमनी एट ग्लोबल लेवल। तो दुनिया भर का ग्लोबल ऑर्डर मेंटेन आज भी यूएस कर रहा है। द वर्ल्ड इज मोर और लेस यूनिपोलर। लेकिन जो दुनिया भर के जो ग्लोबल ऑर्डर हैं, वो सारे ट्रीटीज, वो सारे सिस्टम्स, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिसकी मदद से दुनिया भर में एक ऑर्डर मेंटेन किया गया है, एक पीस मेंटेन किया जा रहा है, उन सब को डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन सब को डिसमेंटल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं और इससे रिलेटेड सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज डिसमेंटलिंग। और डायरेक्ट डोनाल्ड ट्रंप नहीं लिख के आएगा, ऑफकोर्स इस तरह का आएगा, द रिसेंट यूएस पॉलिसीज इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिसमेंटलिंग और डीकंस्ट्रक्टिंग द ग्लोबल ऑर्डर, और इट कैन ऑल्सो बी लाइक इट इज़ लीडिंग टू डी ग्लोबलाइजेशन। तो उसमें आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं, आपको बताने की कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं वो पूरी दुनिया भर को डी ग्लोबलाइज कर रही हैं। दुनिया भर की जो ग्लोबल ऑर्डर हैं जिससे इंटरनेशनल पीस मेंटेन हो रहा है, उन सबको वो धीरे धीरे डिसमेंटल कर रहा है। उसके कई सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, द यूएस विड्रॉल फ्रॉम ईरान न्यूक्लियर डील, और इस कारण से आपने देखा कि आईएसआईएस का रिसर्जेंस होना शुरू हो गया, इसको मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उसके अलावा द यूएस विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट डील, इस कारण से पूरी दुनिया भर में कोई भी एक यूनानिमिटी नहीं बन पा रही है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज।
यूएस विड्रॉल फ्रॉम इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, इसको हम आगे कवर करेंगे, ये भी करंट न्यूज़ में था। एंड यूएस विड्रॉल फ्रॉम ओपन स्काई ट्रीटी जो हमने हाल फिलहाल में अभी कवर किया है, इस न्यूज़ आर्टिकल में कवर किया। तो ये कई सारे एग्जाम्पल हैं वेयर यूएस इज पुलिंग आउट फ्रॉम ग्लोबल ऑर्डर एंड यूएस इज नाउ डीकंस्ट्रक्टिंग डिसमेंटलिंग ग्लोबल ऑर्डर। आपके मन में नेचुरल सवाल भी उठेगा कि सर आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर क्यों रहे हैं। सो देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया, जो तीसरा पॉइंट था, दैट यूएस हैज पुल्ड आउट ऑफ इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी, उसको भी जरा ब्रीफली देख लेते हैं। देखो, दिस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर इन 1987 एंड दिस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के हिसाब से जो भी मिसाइल जिनका रेंज 500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक का है, उन सब को एलिमिनेट किया जाएगा। यानी कि उन सब का स्टॉक पाइल ना यूएस रखेगा ना यूएसएसआर रखेगा। तो ये ट्रीटी अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट था। ये ट्रीटी जो कोल्ड वॉर के एंड में साइन किया गया था, इसकी मदद से दोनों ही साइड में, यूएस और यूएसएसआर के साइड में कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि चलो दोनों कंट्री के पास अब इस तरह का न्यूक्लियर मिसाइल नहीं होगा 500 to 5500 किलोमीटर रेंज का। तो दोनों कंट्री जो कांस्टेंट फियर में थे ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल अटैक, वो कम हो गया और जो आर्म्स रेस था वो ख़त्म हो गया। तो ये भी आप मान सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है, that was a significant treaty to bring confidence in the world countries and bring peace and stability in the world। और उससे भी लास्ट ईयर इन 2019 इन अगस्त यूएस पुल्ड आउट ऑफ द ट्रीटी, और उसमें भी उन्होंने यही क्लेम किया डोनाल्ड ट्रंप ने, दैट रसिया इज़ वायलेटिंग इट। बट उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक प्रूफ नहीं दिया कि रसिया इसको वायलेट कर रहा है। ईरान न्यूक्लियर डील में भी उन्होंने ईरान न्यूक्लियर डील से इसलिए यूएस को पुल आउट कर लिया, ये कह के कि ईरान इसको वायलेट कर रहा है, लेकिन उसके कोई स्पेसिफिक प्रूफ नहीं दिए। तो एक बात होता है कि डोनाल्ड ट्रंप रिजाइम इज डीकंस्ट्रक्टिंग डिसमेंटलिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, और जिसकी मदद से पूरी दुनिया भर में जो पीस एंड स्टेबिलिटी था वो धीरे धीरे अब हैम्पर हो रहा है। और इस कारण से दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स हैं, वो एक इस तरह का स्टेटमेंट लिखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए। फॉर एग्जांपल सी राजा मोहन साहब ने लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, दैट डोनाल्ड ट्रंप इज़ लाइक अ बुल इन चाइना वेयर शॉप। ये चाइना वेयर शॉप आपको पता है, वहाँ पे काफ़ी फ्रजाइल आइटम्स होते हैं, एंड ही इज़ लाइक एन ओपन बुल, और ये हिज एक्शंस आर बाउंड टू ब्रेक ऑल सच फ्रजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो चाइना वेयर आइटम्स हैं, दे आर लाइक फ्रजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर्स, जिसको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ एक एक करके ब्रेक कर रही हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि नो वन इज़ एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप का जो रिजाइम है वो चाहता क्या है, व्हाट ही इज़ एमिंग एट। और इस कारण से इंडिया के लिए भी कोई भी फॉरेन पॉलिसी बना पाना रिगार्डिंग यूएस काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट व्हाट डोनाल्ड ट्रंप actually is targeting। The next article is taken from economy segment. It is about recently held monetary policy committee review. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view। So देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल क्या है। आरबीआई की कल मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने कुछ मेजर डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि रेपो रेट हैज़ बिन कट बाय 40 बेसिस पॉइंट एंड नाउ इट हैज़ बिन रिड्यूस्ड फ्रॉम 4.4% to 4%। Reverse repo rate has also been cut by 40 basis point and now it has been reduced from 3.75% to 3.35%. Further, the RBI has extended moratorium on repayment of term loans by another 3 months till 31st August। तो आपको पता है कि पिछले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में आरबीआई ने 3 महीने का मोराटोरियम दिया था कि मैंने आपने कोई भी होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, तो इस पे आपको 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरना है। लेकिन अब उस मोराटोरियम को 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया गया है, मतलब दिस मोराटोरियम इज़ नाउ एप्लीकेबल टिल 31st August। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जो आरबीआई ने किए इन इट्स यस्टरडेज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रिव्यू। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी दिए हैं आरबीआई ने, जिसको हमें ध्यान से समझना चाहिए। सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया आरबीआई ने, दैट जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ फिस्कल ईयर 2020-21 विल बी इन नेगेटिव। इस बात को हमें इसलिए ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि दुनिया भर की इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही थी, आईएमएफ कह रहा था, वर्ल्ड बैंक कह रहा था कि इंडिया का ग्रोथ रेट नेगेटिव में होगा, लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई का ऐसा मानना था कि वी विल हैव सम पॉजिटिव ग्रोथ रेट 1 to 2% का। लेकिन अब आरबीआई ने भी मान लिया है कि इंडिया का ग्रोथ रेट इन दिस फिस्कल ईयर नेगेटिव में जाने वाला है। और आरबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोरोना वायरस का ऑन द इंडियन इकोनॉमी, दैट इज़ मच मोर सीवियर दैन एंटिसिपेटेड। जो भारत सरकार ने, आरबीआई ने सोचा था जो जितना इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा इस कोरोना वायरस का, उससे ज़्यादा हुआ है हमारी इकोनॉमी के ऊपर।
ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव सफर्ड एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वैसे तो हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे अब ओपन कर रहे हैं, लेकिन जो 60% ऑफ हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट जिस रीजन से आता है वो सब के सब ऑरेंज या रेड जोन में है। आपको एक बात पता है कि महाराष्ट्र एंड गुजरात आर जो 2 लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, और ये दोनों स्टेट और ख़ासकर उनके जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं जैसे कि मुंबई, पुणे या फिर अहमदाबाद, वो सफ़र कर रहे हैं। तो हम ओपन करने के बावजूद भी जो मेन सेंटर्स हैं हमारे वो अभी भी रेड जोन में, और वहाँ पे केसेस बहुत हाई हो रहे हैं। तो इस कारण से उन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को वापस से रिवाइव कर पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, और इस पूरे साल भर में उसको रिवाइव कर पाना अभी के लिए डिफ़िकल्ट लग रहा है। और इस कारण से इंडियन इकोनॉमी का इंडस्ट्रियल रिवाइवल थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, बिकॉज ऑल इंडस्ट्रियल जोन्स, खासकर 60% इंडस्ट्रियल जोन्स तो अभी भी रेड जोन में हैं। एक बार यहाँ पे ब्रीफली देख लो, जैसा कि मैंने बताया 4% तो अब रेपो रेट हो गया है, 3.35% रिवर्स रेपो रेट हो गया है, बैंक रेट इज़ 4.65%। एंड एज यू नो, बैंक रेट में कई दफ़ा आपको अपने बेसिक इकोनॉमिक क्लास में बता चुका हूँ, बैंक रेट इज़ द रेट एट विच RBI लेंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स टू बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटी। यही एक मेन अंतर होता है रेपो रेट और बैंक रेट में। बैंक रेट में लोन मिलता है, कई दफ़ा मैं अपने बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास में बता चुका हूँ जो मेन अंतर है बैंक रेट और रेपो रेट में, कि रेपो रेट में लोन मिलता है फ्रॉम RBI टू कमर्शियल बैंक अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जबकि बैंक रेट में कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देना होता है। अब इंक्वायरी सेगमेंट टुडे वी विल कवर और डिस्कस अबाउट ऑटोमन एम्पायर। जब मैंने इजराइल फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया था, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को डिस्कस किया था, देन वी डिस्कस्ड देयर वाज अ पासिंग रेफरेंस ऑफ ऑटोमन एम्पायर। सो समवन रेज्ड दिस क्वेरी कि सर प्लीज़ डिस्कस अबाउट ऑटोमन एम्पायर इन डिटेल। सो टुडे वी विल बी कवरिंग ऑटोमन एम्पायर इन डिटेल। देखो, ऑटोमन एम्पायर was established by a Turkish sultan named Osman in 1299। तो इस ओस्मान टर्किश सुल्तान के नाम के पीछे ही इस अम्पायर का नाम ऑटोमन अम्पायर पड़ा है। एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन एरिया अराउंड मॉडर्न डे टर्की। तो ये जो मॉडर्न डे टर्की है, जहाँ पे अनातोलिया प्लेटू है, पूरा का पूरा टर्की जिस प्लेटू पे उसका नाम है अनातोलिया प्लेटू, तो इस अनातोलिया प्लेटू के ऊपर ये ऑटोमन अम्पायर इस्टेब्लिश किया ओस्मान ने इन 1299। धीरे धीरे ऑफ कोर्स ये ऑटोमन एम्पायर काफ़ी पावरफुल बन गया और धीरे धीरे इसकी टेरिटरी भी काफ़ी एक्सटेंड हो गई इन अफ्रीका, इन यूरोप, इवन इन एशिया। और बाई 14th सेंचुरी इट बिकेम वेरी पावरफुल। लेकिन जो इसका मेन सेंटर रहा, जो इसका कोर्ट था, दैट वाज इन दिस अनातोलिया प्लेटू ओनली, दैट इज़ इन टर्की। 1517 में एक ऑटोमन सुल्तान था सलीम I, जिसने एज्यूम किया टाइटल ऑफ खलीफा। तो उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया, इस ऑटोमन सुल्तान सलीम I ने। और खलीफा का सिग्निफिकेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया और टर्की को, ये जो ऑटोमन एम्पायर, उसको खलीफाट डिक्लेयर कर दिया। तो खलीफाट मतलब द सीट ऑफ खलीफा, और खलीफा वॉज कंसिडर्ड टू बी द सुप्रीम लीडर ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज़। मतलब जो भी बाकी दुनिया में इस्लामिक कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे इस्लामिक रूलर्स रूल कर रहे हैं, दे विल रूल इन नेम ऑफ और अंडर दिस खलीफा। दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस खलीफा। यानी कि वो सीधा सीधा गॉड का, जो इस्लाम के अंदर जो भी अल्लाह है, उनका रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था ऑन दिस अर्थ। और इसने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया। अगर आपने मेडिएवल हिस्ट्री इंडिया की पढ़ रखी होगी तो उसमें आपने देख रखा होगा कि इल्तुतमिश ने एक लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर के लिए अप्लाई किया था टू दिस खलीफा। मतलब जो भी सुल्तान, उसको अगर लेजिटिमेसी चाहिए होती थी कि यस आई एम द किंग, आई एम द इस्लामिक किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, तो उसको अप्रूवल चाहिए होता है, एक तरह का अप्रूवल फ्रॉम दिस खलीफा। तो वो लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर ये खलीफा अप्रूव करता था कि यस यू आर लीडर ऑफ दिस एरिया, तभी जाकर के उसको लेजिटिमेट इस्लामिक किंग माना जाता था उस पर्टिकुलर एरिया का। तो इस तरीके से लेटर ऑफ इन्वेस्टिचर एक एक करके हमारे मेडिएवल टाइम में हमने देखा होगा इल्तुतमिश ने किया था, और उसके बाद कई सारे लोगों ने किया था। तो इस तरीके से खलीफा वाज, आप कह सकते किंग ऑफ द किंग्स, किंग ऑफ द इस्लामिक किंग्स।
सो ही वॉज सुप्रीम लीडर ऑफ ऑल इस्लामिक कंट्रीज़। लेकिन ये खलीफेट सिस्टम ख़त्म हो गया इन 1919 आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, आफ्टर ट्रीटी ऑफ सेवरिस। तो ऑटोमन एम्पायर, मैं आगे आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा डिटेल में। ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर वन, और उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन हुआ विथ ऑटोमन एम्पायर, जिसकी मदद से ये जो पूरा का पूरा ऑटोमन एम्पायर का टेरिटरी है उसको ब्रेक कर दिया गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वाज डिफीटेड इन वर्ल्ड वॉर वन। इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री के साथ भी। जब ट्रीटी ऑफ सेवरिस साइन हो रहा था और ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा जा रहा था इन अलग अलग टेरिटरी, तो इंडिया के अंदर जो इस्लामिक लोग हैं वो काफ़ी डिसइंचेंटेड हो गए थे, फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे विद ब्रिटिशर्स, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो इस्लामिक रिलीजियस लीडर है खलीफा, उसका डिसरेस्पेक्ट कर रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हुआ था, और इस कारण से इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट लॉन्च किया गया था बाय पैन इस्लामिक सोसाइटी, जिसको बाद में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ जोड़ दिया और उसका नाम पड़ गया था खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो अब जरा देखते हैं एंड ऑफ ऑटोमन एम्पायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द ऑटोमन एम्पायर केम टू एन एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में, जब 1914 में ये वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ, उस टाइम में जो दो साइड थे, एक साइड का नाम था सेंट्रल पावर, जो दूसरा साइड है वो है अलाइड पावर, जो मेनली वर्ल्ड वॉर वन लड़ रहे थे। तो अलाइड पावर्स में थे फ्रांस, ब्रिटेन, पोर्टुगल, इटली, और जो सेंट्रल पावर्स में थे वो थे जर्मन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। तो एक साइड से ये लड़ रहे थे, और पूरा का पूरा जो केस है दैट इज़ अबाउट टू कैप्चर द बाल्कन एरिया, वो मैं डिटेल में कवर कर चुका हूँ अपने इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लासेस में। तो बाल्कन एरिया में अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करने के लिए सारा का सारा वॉर लड़ा गया सर्बिया के अंदर। इससे सर्बिया से ही ये वॉर शुरू हुआ। तो एक साइड में ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, जर्मन एम्पायर, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड पोर्टुगल, एंड ऑफ कोर्स दिस सेंट्रल पावर्स वेयर डिफीटेड, एंड एट द एंड एज ए रिजल्ट ऑफ डिफीट ऑफ दिस सेंट्रल पावर, ये सारे के सारे एम्पायर, जर्मन एम्पायर खत्म हो गया, जर्मनी को डेमोक्रेसी बना दिया गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर खत्म हो गया और इसको दो अलग अलग कंट्री में ब्रेक कर दिया गया, ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑटोमन एम्पायर भी खत्म हो गया, और यहाँ पे जो खलीफा रूल करता था उसके रूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, और ये जो ऑटोमन एम्पायर की टेरिटरी थी उसको अलग अलग कंट्री में ब्रेक कर दिया गया। और जो ऑटोमन एम्पायर का जो सेंटर था, जैसा मैंने आपको बताया, टर्की जो अनातोलिया प्लेटू पे था, वहाँ पे एक मिलिट्री लीडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने वहाँ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने टर्की को एक रिपब्लिक कंट्री की तरह डिक्लेयर कर दिया, एक सेकुलर कंट्री की तरह डिक्लेयर कर दिया। मतलब सरल शब्दों में, जो कंट्री अपने आप को पूरे दुनिया भर के इस्लामिक लीडर कंट्रीज़ का लीडर मानता था, उसी कंट्री की कोई अपनी रिलीजन नहीं बची एज ए रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन ब्रॉट बाय मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो टर्की अपने आप में एक सेकुलर कंट्री हो गया, उसने अपने आप को रिलीजन से सेग्रीगेट कर दिया। उसने कहा कि रिलीजन इज ए पर्सनल अफेयर ऑफ पीपल, सरकार का रिलीजन से कोई मतलब नहीं होगा। और इस कारण से आप देखें कि आज भी टर्की के अंदर वहाँ पे भले इस्लामिक पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी द अप्रोच इज़ क्वाइट लिबरल, क्योंकि वहाँ की सरकार सेकुलर है, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन अंडर मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो इस तरीके से खलीफाट सिस्टम ख़त्म हो गया, और टर्की केम आउट एज एन इंडिपेंडेंट रिपब्लिक सेकुलर कंट्री आउट ऑफ दिस ऑटोमन एम्पायर। यही मैंने डिस्कस किया था उस दिन के अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में, जब मैं इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट डिस्कस कर रहा था, कि ऑटोमन एम्पायर इस तरह का था कुछ बिफोर वर्ल्ड वॉर वन, लेकिन आफ्टर दिस वर्ल्ड वॉर वन the Ottoman Empire was defeated, and as a result of this Treaty of Sevres, a Republic of Turkey, a separate country was made। लेकिन ये जो एरिया है ऑटोमन एम्पायर का, जहाँ पे सीरिया और आज के टाइम में इजराइल बसा हुआ है, ये एरिया, एक एरिया तो फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया, आज फ्रेंच सीरिया उसका नाम दिया, और दूसरा जो इजराइल वाला पार्ट है, जॉर्डन वाला पार्ट है, उसको ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया, उसका नाम दिया ब्रिटिश पैलेस्टीन। ये मैंने उस दिन बताया था। फाइनली आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू इस एरिया में जाकर के इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह सेटल हो पाया एज ए रिजल्ट ऑफ रिजोल्यूशन नंबर 181। इस पूरे डिस्कशन को आप लिंक कर सकते हैं विद माय फोर्थ में न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑल्सो, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था राइज ऑफ ISIS, जहाँ पे मैंने बताया कि जो ISIS है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसका लीडर अबू अल बकर बगदादी, वो खलीफट सिस्टम को रिवाइव करना चाहता है, जो ट्रीटी ऑफ सेवरेस के बाद ख़त्म हो गया था। वो अपने आप को नया खलीफा डिक्लेयर करना चाहता है, वो अपने आप को किंग ऑफ द किंग्स ऑफ इस्लामिक किंगडम बनाना चाहता है। ऑफ कोर्स वो मारा गया है, लेकिन ISIS की पूरी जो फिलॉसफी है वो यही है दैट लेट अस रिवाइव खलीफेट सिस्टम।
अब क्वेरी सेगमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, जैसे कि ये क्वेरी थी अबाउट ऑटोमन एम्पायर। किसी ने रेज किया ये डाउट कि सर प्लीज़ डिस्कस अबाउट दिस ऑटोमन एम्पायर, तो मैंने डिस्कस किया। बट आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप इस तरह की क्वेरीज रेज कर सकते हैं और मैं उसको डिस्कस करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा इन माई न्यूज़पेपर एनालिसिस, बट प्लीज़ रेज सच क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब ओनली। क्योंकि कोई मुझे पर्सनल मैसेज करता है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, या हमारे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप हैं, वहाँ पे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इस टॉपिक को डिस्कस करो, तो इससे अननेसेसरी कन्फ्यूजन हो जाता है। इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई ईमेल कर देता है, कोई टेलीग्राम पे बोलता है, कोई व्हाट्सएप के ग्रुप में अलग अलग ग्रुप्स हैं उसमें बोलता है इस टॉपिक को डिस्कस करो, तो इस तरीके से आई गेट अननेसेसरीली कन्फ्यूज्ड। इफ़ यू कॉमेंट ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ कि सर प्लीज़ डिस्कस दिस टॉपिक, आई विल बी एबल टू डिस्कस दैट टॉपिक बिकॉज दैट विल बी मोर क्लियर फॉर मी। सो लेट अस टेक दिस अप्रोच ओनली। और एक दिन में मैं बस एक इस तरह के डाउट ले सकता हूँ, सो प्लीज़ ट्राई टू कीप योर डाउट्स लिमिटेड। Some of the factual information that came in the newspaper today that will be important from prelims exam point of view, उनको जरा देख लेते हैं। India and Bangladesh signed second addendum to protocol of inland water transit and trade in Dhaka, and the number of now India-Bangladesh protocol routes have been increased from 8 to 10, and the agreement now operationalizes 5 new port of call between India and Bangladesh to facilitate docking of vessels in each countries. Among the newly added port of call in Indian side are Jogighopa of Assam, Dhulian of Murshidabad and West Bengal, Kolaghat of West Bengal and Sonamur of Tripura. National security law of China has been introduced to suppress protest in Hong Kong. आपको पता है कि डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट चल रहा है हांगकांग में, उसको सप्रेस करने के लिए चाइना ने एक नया सिक्योरिटी लॉ इंट्रोड्यूस किया है। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन हैज़ बीन नाउ अपॉइंटेड एज WHO's एग्जीक्यूटिव बॉडी चेयरमैन, एंड 22nd May is celebrated as International Biodiversity Day. In our segment 400 most probable topics for upcoming UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 361 to 365. Topic number 361 is about Hoolock gibbon. Hoolock gibbon is the only ape found in India. It is native to eastern Bangladesh, northeast India and southwest China, but it is not endemic to China. मतलब originally it is not found in China, India. It is not endemic to India, but इंडिया में कुछ एक होलो गिबॉन्स दिख जाते हैं। द वेस्टर्न होलो गिबॉन वॉज मच वाइडर रेंज एज इट इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, एंड इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड बिटवीन साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ईस्ट ऑफ दिबांग रिवर। द वेस्टर्न होलोक इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट, while eastern hoolock is listed as vulnerable in IUCN red list, but both are listed as Schedule 1 animal in Indian Wildlife Protection Act of 1972. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 362 is about Vyom Mitra. So ISRO announced Vyom Mitra, that is a female robot who will accompany astronauts in the Gaganyaan mission of India. She can detect and give warnings if environmental changes within the cabin get uncomfortable to astronauts and change the air condition. She can also take up postures suited for launch and take commands. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 363 is about Mathiketan Sola National Park. It is a national park that is in Popora village of Udamchola Taluk in Idukki district of Kerala. This was in news this year, that is why please remember कि national park है कहाँ पे. A question like this might be asked in the UPSC prelims exam. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 364 is about dual fortification of salt. So dual fortification of salt is done with iodine and iron. That could be suitable approach to combat both iodine as well as iron deficiency. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 365 is about Gulf of Aden. तो येमेन क्राइसिस काफ़ी न्यूज़ में रहा इस साल। हाउती सियाज का क्राइसिस मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और इस कारण से आई थिंक कि जो गल्फ़ ऑफ एडन और उसका आसपास का एरिया है उसका लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस साल के अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए। तो ये गल्फ़ ऑफ एडन और इसकी पूरी की पूरी ज्योग्राफी मैपिंग आप अच्छे से देख लो, इससे रिलेटेड UPSC प्रीलिम्स में सवाल आ सकता है, और उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। This is the answer of question number 356 to 360 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 361 to 365 can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.